हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज अपन 2011 रीट की एग्ज़ाम जो हुई थी 2011 में, और लेवल 2 साइंस मैथ वाले पेपर में जो साइंस के कैसे प्रश्न आए थे 30 शिक्षण विधियों के और साइंस के दोनों मिलाकर आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको पता है रीट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। हमने यहाँ पर कम से कम 4 वीडियो मैंने आपको साइकोलॉजी के दिए हैं इस चैनल पे। 2011 में, 15 में, 17 में और 21 के अंदर जो एग्ज़ाम लगी थी, यानी कि 4 वर्षों में जो एग्ज़ाम लगी थी उसके साइकोलॉजी के पेपर मैं आपको करवा चुका हूँ। और अब हम साइंस के पेपर करेंगे, और साइंस का पेपर करने के बाद में हम मैथ्स का पेपर करेंगे। उसमें मैथ्स में भी देखेंगे कि 4 सालों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आज इस वीडियो के अंदर अपने विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। 2011 में जो रीट की एग्ज़ाम लगी थी उसमें विज्ञान के कैसे प्रश्न आए थे। तो देखो, प्रश्न नंबर 120 से आपके विज्ञान के चालू हुए थे, और वही सेम पैटर्न अब की बार भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा। आपको पता है 30-30-60 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के आएंगे, साइंस और मैथ के, और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 30-30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि अब की बार जो है टॉपिक कुछ नए जोड़े गए हैं, तो वो भी मैं आपको इस चैनल पे करवाने का प्रयास करूंगा एग्ज़ाम से पहले। जैसे आपकी भाषा और बोलियाँ हैं, बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये दोनों टॉपिक मैं आपको कल तक इस चैनल पे डाल दूंगा। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइंस का, वो आपको पूछा गया है, सॉरी 121 नंबर से है ना, 120 तक तो मैथ्स के थे, 121 नंबर से आपके साइंस के प्रश्न चालू होते हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति क्या होती है। एक प्रारूप, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पादप कोशिका होती है ना, उसमें केंद्रक थोड़ा परिधि की ओर किसका हुआ रहता है ना, परिधि की ओर। अब ये परिधि की ओर क्यों रहता है? क्योंकि आपको पता है पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका पाई जाती है ना, जो वैक्यूल्स होती है, उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए जो पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ये थोड़ा परिधि की ओर रहता है। परिधि की ओर मतलब सरकमफ्रेंस, बाउंड्री की ओर। यहाँ पे ये जो है, ये आपकी रिक्तिका है और ये आपका केंद्रक है, ठीक है। तो ये थोड़ा परिधि की ओर किसका रहता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है ना, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में पाया जाता है। ये आप दोनों ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122 नंबर का, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो बिल्कुल इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये अपने लिए जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है यहाँ पर। आप ये भी ध्यान रखें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था, समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती हैं, तो उनमें सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज होती है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, चारों क्रम से दे रखी हैं, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस जनित रोग यानी कि विषाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। तो पोलियो वायरस से फैलता है, बाकी टाइफाइड जीवाणु से फैलता है, कोलेरा भी जीवाणु से फैलता है, प्लेग भी जीवाणु जनित रोग है, ये भी आप ध्यान रखें। 125 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है आपका यहाँ पर कि भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरखोर और मेरिस्मस रोग होता है, ध्यान रखें आप। 126 नंबर प्रश्न है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र, यानी कि जब किसी व्यक्ति के एड्स हो जाता है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र, नर्व सिस्टम उसका सबसे ज़्यादा जो है, सॉरी नर्व सिस्टम नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र। नर्व सिस्टम तो तंत्रिका तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मतलब एंटीबॉडीज़ बनना बंद हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ में की संख्या में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर का, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं। तो इस कथन को न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं, है ना। न्यूटन ने एक नियम दिया था कि प्रत्येक वस्तु जिधर गति करती है ना, उसके विपरीत साइड में एक गति और होती है, उसको न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम भी आप यहाँ पे थोड़ा याद रखें कि न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, यानी कि जिस हर एक वस्तु अगर वो विरामावस्था में है तो वो सदैव विरामावस्था में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो सदैव गतिशील ही रहना चाहती है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम था।
न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें बल की व्याख्या करने में सहायता करता है, और न्यूटन की गति का दूसरा नियम F बराबर ma होता है। यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल अगर आपने हमें निकालना है तो वो होता है F बराबर ma, किसी वस्तु का द्रव्यमान गुणा पृथ्वी का त्वरण, इसको जब गुणा करते हैं तो उस वस्तु पर लगने वाला फोर्स हमें मिलता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की जो दर होती है वो होती है पावर, शक्ति। ठीक है, तो P बराबर, आप सूत्र भी याद रखें कि P बराबर होता है W/T, यानी कि कितने समय में कोई कार्य किया गया, वो शक्ति होती है। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो देखो, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण विधि में। ऊष्मा आपको पता है 3 विधियों से चलती है, विकिरण विधि से, समूहन विधि से और चालन विधि से। ठोसों में तो ऊष्मा चालन विधि से चलती है, द्रव में जो ऊष्मा चलती है वो समूहन विधि से, और जो निर्वात में, जो वायुमंडल में जो ऊष्मा चलती है वो विकिरण विधि से। यानी कि सूर्य की जो किरणें होती है ना, ये पृथ्वी तक पहुंचती है इसी विकिरण विधि द्वारा। तो आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब वर्दी के साथ पानी का क्वथनांक। ठीक है, अगर आप पानी के ऊपर दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो क्वथनांक है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे पानी का क्वथनांक बिंदु आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री पे पानी वेप्योर बनना स्टार्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन जब आप पानी के ऊपर दाब बढ़ाएंगे तो इसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो देखो, ऊर्ध्वपातन का गुण जो पाया जाता है वो NH4Cl में पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl इसका सूत्र होता है, आप याद रखें। आगे देखेंगे 132 नंबर का प्रश्न, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है? तो वो यहाँ पर 1000 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1000 कैलोरी बोल दो इसको या 1 किलो कैलोरी बोल दो। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी 1000 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर का आप यहाँ पर है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? मतलब एक गोलीय दर्पण तो है ही, उत्तल दर्पण आप याद रखें कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये देखो आभासी और सीधा बनता है वैसे तो, है ना। मोस्टली तो 5 स्थितियों में तो ये आभासी और सीधा बनता है, जबकि ये 6ठी स्थिति के अंदर वास्तविक और उल्टा भी बनता है, इसलिए इसके ऑप्शन दोनों सही हैं। समझ गए? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है, एक आपतित प्रकाश की किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का कोण क्या होगा? तो वो हो जाएगा 2 थीटा। यानी कि जब आप, जैसे अब मान लो ये कोई दर्पण है और जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो ये कोई दर्पण है आपकी, ठीक है, तो ऐसे कोई आपतित किरण है, तो ये कह रहा है आपतित प्रकाश की किरण के लिए ये आपका अभिलंब है ना, जिसके साथ में आपतित कोण एक कोण बनाती है जिसको आपतन कोण आई कहते हैं, और ऐसे कोई किरण जा रही है, ये आपकी परावर्तित किरण है ना, रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको आर कहते हैं, और ये आपका परावर्तित कोण कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जब आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कितना होगा? तो 2 थीटा, यानी कि डबल घूम जाएगी वो। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का जो मरीज होता है उसको कैसा चश्मा दिया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देते हैं जबकि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, उसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर देखो निकट दृष्टि दोष के लिए आप अवतल लेंस याद रखें। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है फ्रेंड्स वो होती है 20,000 से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से। हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज, ये आवृत्ति का, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है ना उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती, अश्रव्य ध्वनि कहलाती है, और 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज के बीच में श्रव्य ध्वनि होती है जिसको अपन सुन सकते हैं आसानी से, और ये जो ध्वनि होती है ना 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, इसको प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव ये कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान में रखें कि ध्वनि का जो तारत्व होता है ना वो किस पर निर्भर करता है? देखो, तारत्व का मतलब होता है ध्वनि का पतलापन, है ना, ध्वनि का पतलापन से हम इसको निरूपित करते हैं।
पतलापन का मतलब जैसे कोई पक्षियों की चहचहाहट मान लो और कोई जानवर की दहाड़, तो इनमें से तारत्व पक्षियों की चहचहाहट का ज़्यादा होगा। तो ये जो तारत्व है ना बारीकपन ध्वनि का, ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति क्या होती है, किसी आवृत्ति होती है 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, है ना, आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है ना। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। एक बल्लभ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, यह 100% ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक बल्लभ 100 वाट 200 वोल्ट को एक 160 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है, तो इसमें शक्ति का ह्रास आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 64 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो देखो ये 1 किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है ना, ऊर्जा का मात्रक 1 किलोवाट घंटा। बाकी इसमें ये प्रश्न भी डिलीट किया गया था। अब देखो मेरे को पता नहीं क्यों डिलीट किया गया था, बाकी यहाँ पर तो आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युतवाहक बल E0, यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युतवाहक बल E0 है, तो वर्गमाध्य मूल विद्युतवाहक बल क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका, ये सूत्र है डायरेक्ट, आप इसको याद रखें, E0/√2। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आपका 142 नंबर का, अपमार्जक जटिल लवण है। तो अपमार्जक किसका लवण होता है? ये सोडियम का लवण और पोटेशियम का लवण होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में पोटेशियम भी आता तो भी आपका आंसर सही रहता। तो ये जो अपमार्जक होते हैं ना, डिटर्जेंट, साबुन से बेहतरीन होते हैं ये दोनों में, तो ये सोडियम के और पोटेशियम के ही लवण होते हैं। टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप सबको पता है फैक्स का उपयोग करते हैं। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का उपयोग किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो धातुओं की जो वेल्डिंग होती है ना, उसमें अब जो गैस होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टंगस्टन तत्व का संकेत, यानी कि आपको सिंबल बताना है टंगस्टन तत्व का सिंबल। तो W होता है टंगस्टन का, ठीक है। विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? नाभिक का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, ये यानी कि कोई भी तत्व है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है ना, यानी वो कितने नंबर पे आता है, वो किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है, वो किसके बराबर होता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जब आप जोड़ते हैं तो वो परमाणु का क्रमांक कहलाता है। और नाभिक के अंदर दोनों ही ये प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। 148 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगशाला में अम्ल से जल पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोना चाहिए। जब कोई आदमी जल जाता है एसिड से, तब वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उन्हें हम टेरियम कहते हैं। टेरेरियम है ना, यानी कि इनके अनुसार पाले जाते हैं। ऐसा एक माध्यम बनाया जाता है जहाँ पे ये जंतुओं को पाला जाता है, तो उसको टेरेरियम कहते हैं, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। देखो, शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है ये। प्राप्य उद्देश्य विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ये भी सही है। और उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य समान है, ये गलत है। उद्देश्य का मतलब हमारे उद्देश्य कैसे हैं, क्या है हमारा उद्देश्य कोई भी काम करने का। प्राप्य उद्देश्य का मतलब जो उद्देश्य हमने प्राप्त कर लिया, तो ये दोनों समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 2012 और 15 में जो पेपर लगे थे उनका हम लगातार ये यहाँ पर मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो ठीक है, तब तक मस्त रहे, पढ़ते रहें।
थैंक यू।